तो आज नए टॉपिक स्टार्ट करें। उष्मा, ताप मापी, उष्मा संचरण। इसके अंदर ये सारे टॉपिक हैं। उष्मा संचरण, उष्मा प्रसार, उष्मा गति, किरचॉफ के नियम सभी आ जाएंगे। ठीक है। देखिए ताप उष्मा क्या होती है। जब भी वस्तु को वस्तु की उष्णता शीतलता के माप को ताप कहा जाता है। ताप एक अदिश राशि है। ताप का सही मात्रक केल्विन होता है। अन्य मात्रक सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट तथा ह्यूमर तथा रेनकाइन होता है। नोट सूर्य के निकटतम सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 10⁻7 केल्विन होता है, जबकि सूर्य के सतह का 6000 केल्विन होता है। केल्विन एक परम ताप क्रम है। जो इस परम ताप क्रम पर शून्य ताप के परम शून्य ताप के व्यक्त किया जाता है। तापमान के पैमाने डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के तापमान में वहाँ का आपका 0 सेंटीग्रेड होता है। भाप का बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के दूरी 100 के बराबर होती है। तो 100 के दूरी के बराबर भागों में बंटी होती है। प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्शाता है। आविष्कार एंडरसन सेल्सियस ने किया था। फारेनहाइट ताप पैमाना इसके अंदर हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट होता है तथा बिंदु आपका भाप बिंदु 212 फारेनहाइट अंकित किया जाता है। इसके अंदर आविष्कार आविष्कार किया था डेनियल ग्रेबियन फारेनहाइट ने। इसे डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहा जाता है। केल्विन पैमाने की बात करें, इसके अंदर 273 केल्विन पर हिमांक बिंदु होता है। 273 बिंदु पर भाप बिंदु होता है। इस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में परम शून्य ताप कहा जाता है। र्यूमर पैमाने की बात करते हैं, इसमें हिमांक 0 डिग्री र्यूमर तथा भाप बिंदु 80 डिग्री र्यूमर अंकित किया जाता है। बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। चारों में संबंध देखें, C/5 बराबर वफ बटा -32/9 और R बराबर 4 और K -273/5 होता है। उस बांध के पानी का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप को फारेनहाइट पैमाने पर ज्ञात करना है। तो C बराबर फाइव बराबर F बराबर 332 का 80/5 यानी F बटा -32 बराबर 9। यहाँ पर 80/9 बराबर 5 F बटे -32 हो जाता है। त्रिक बिंदु बात करें, दाब का वह मान जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस परस्पर साम्य अवस्था में रहती है, त्रिक बिंदु कहलाते हैं। जल के त्रिक बिंदु का ताप 273.15 केल्विन होता है, यानी ताप 6.11 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तापमापी के प्रभाव की प्रकार की बात करें, द्रव तापमापी है, इसका प्रयोग द्रव के तापमान में किया जाता है। द्रव तापमान में किया जाता है। यह आपका 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकता है। गैस तापमापी की बात करते हैं। इसके बाद देखिए आपका द्रव तापमापी, इसका प्रयोग द्रवों के तापमान में किया जाता है। ये 357 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मापन किया जाता है। गैस तापमापी, इसका उपयोग गैसों के तापमान में किया जाता है। जिस पर हाइड्रोजन तापमापी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान काम करता है। प्लेटिनम प्रतिरोधी का तापमान, इसका तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक से मापा जाता है। तापयुग्म तापमापी के तापमान में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह कार्य करता है। यह सी वेग प्रभाव पर आधारित होता है। तापमापी वस्तुओं का तापमान ज्ञात करने का थर्मामीटर होता है, तापमापी कहते हैं। इसमें प्रसार सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रयोगशाला तापमापी का परास -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डॉक्टर तापमापी का परास होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट होता है। शरीर का सामान्य तापमान 36.9 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 98.2 से 98.6 फारेनहाइट होता है। 310 केल्विन से 310 केल्विन तथा 29.6 डिग्री र्यूमर होता है। उसी तरह पायरोमीटर की बात करें, अति उच्च तापमान के मापन के लिए उपयोग में किया जाता है। जो सूर्य का ताप भी ही माप सकते हैं। उष्मा की बात, हीट की बात करें, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा दो वस्तुओं के बीच में अनेक तापांतर के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। उस स्थानांतरण को उष्मा का समय ही उष्मा कहलाती है। समय ऊर्जा उष्मा कहलाती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। उष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर बर्फ का पिघलना, कपड़ों का सूखना आदि घटनाएं होती है। जूल ने सिद्ध किया है कि जूल उष्मा का एक रूप होता है। जूल उष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। जन जूल यानी सूत्र बराबर W/Q, यानी कि जे उष्मा है, W कार्य और Q उष्मा की मात्रा है। यहाँ जूल का मान 4186 जूल किलो कैलोरी होता है। यहाँ जूल प्रति कैलोरी मापा जाता है। एक जूल का मान होता है 4186 जूल, ठीक है ना। एक जूल का मान होता है 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। अगर देखें तापांतर, दो तापांतर वाली वस्तुओं के मध्य ताप का स्थानांतरण जब होता है तो दोनों ताप का समान ना हो तो इसे एक समान ताप की अवस्था तापीय समय कहलाती है। उष्मा का सही मात्रक होता है जूल या kg मीटर प्रति स्क्वायर होता है। जिसके अंदर कैलोरी होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल यानी 1000 कैलोरी बराबर होता है। उष्मा के अन्य मात्रक
किलो कैलोरी होता है। माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तापमापी के बारे में देखें। तापमापी के बारे में प्रयोग में विषय में अनेक चिंताएं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है जो तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकीय तापमापी यानी आपका डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। उसके बाद में प्रयोगशाला तापमापी जल का तापमान करता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। 1 ग्राम पदार्थ का ताप के 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे प्रदर्शित से किया जाता है। मात्रा कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेंटीग्रेड होती है। किलो कैलोरी kg प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उसके अंदर डेल क्यू बराबर m इंटू s इंटू डी थीटा से किया जाता है। इसको विशिष्ट ऊष्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है। गैस के द्रव्यमान के मोल के घन व्यक्त करते हैं, इसलिए गैस के लिए ज्ञात विशिष्ट ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा की बात करें, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मात्रक जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी ग्राम होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात कर लेटेंसी हीट ऑफ वाइब्रेशन 1 किलोग्राम पदार्थ को द्रवावस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। यह 22,000 या फिर होता है 22,60,000 पर जूल प्रति kg होता है। यानी उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने पर अधिक कष्ट होता है। यद्यपि दोनों का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। ऊष्मा संचरण देखिए, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसके लिए 3 विधि होती है। चालन, संवहन, विकिरण। चालन क्या होती है? यह विधि ठोस पदार्थों में होती है। किसी पदार्थ का स्थान को बिना परिवर्तन किए कोई हुए तब तक कण का अपनी ऊष्मा पास वाले कण को दे देना तथा संपूर्ण पदार्थ वस्तु गर्म हो जाना, इस विधि को चालन कहते हैं। पदार्थ में चालन व ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाता है। चालक कहते हैं बिना जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से होता है चालक कहते हैं। जैसे सभी धातु, अम्लीय जल व मानव शरीर जैसे सोना, तांबा, चांदी, स्टील, एल्यूमिनियम। कुचालक या हिन चालक या बेड कंडक्टर की बात करते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है, बहुत कम होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे वायु, गैस, लकड़ी, कपड़ा, रबड़, सिलिका, पानी, ऊन आदि। ऊष्मारोधी बात करते हैं। जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता, उसमें पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बोनाइट, एस्बेस्टस होता है। संवहन की बात करते हैं। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। इस विधि में सिर्फ द्रव वह गैस गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उड़ते हैं, ठंडे भाग की ओर हो जाते हैं, इनका स्थान लेते हैं, पुनः ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं। इस कारण संवहन विधि में ऊर्ध्वाधर तत्वांतरण पर ऊष्मा प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर माध्यम से होता घनत्व में परिवर्तन होने के कारण संवहन धाराओं का द्वारा होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। विकिरण की बात करें, इस विधि में ऊष्मा संचरण में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इस कारण से निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है। इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। ऊष्मा संचरण का दैनिक जीवन में उपयोग देखा। दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग। ठंडे स्थानों पर लोग दोहरी दीवारों वाले मकान बनाते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर होती है, परंतु लोहे की कुर्सी सुनने पर लकड़ी की अपेक्षा ठंडी होती है। उसके बाद चीनी मिट्टी या प्याले के में चाय पीना आसान है, जबकि धातु से निर्मित प्याले में चाय पीना कठिन होता है। दैनिक जीवन में संवहन से संबंधित उपयोग देखें। दिन के समय स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है तथा जल भाग धीरे धीरे जो आपका जल भाग धीरे धीरे इस कारण से स्थल की धाराएं हवाएं ऊपर उठती है और उनके स्थान पर उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहने लगती है। इसे हवाओं को समुद्र समीर कहते हैं। जब रात में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है तो इस कारण समुद्र के जल के संपर्क से गर्म हवाएं ऊपर उठती है। इस स्थान पर लेने के लिए जो स्थल की समुद्र की हवाएं बहती है, हवाओं को स्थलीय समीर हवाएं कहा जाता है। यह समुद्र समीर है, इसके अंदर ये ऊपर उठती है, समुद्र से हवाएं आती है। इस प्रकार से स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर आती है और इस प्रकार से गर्म हवाएं ऊपर उठता है। उसके बाद देखें, ये फ्रीजर पेटिका के ऊपर रखती हैं और बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। दैनिक जीवन में विकिरण से संबंधित उपयोग देखें। मरुस्थल में रात बहुत ठंडी व दिन गर्म होते हैं। जूतों पर पॉलिश करने में धूप
में शीघ्र गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकांश भाग परिवर्तित हो जाता है। स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है। अन्य प्रभाव देखे, कांच के गिलास में गर्म चाय डालने पर वह चटक जाता है। बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की आल चढ़ाना, बिजली व टेलीफोन के खंभों के बीच में तारों को कसकर नहीं लगाया जाना। आइसक्रीम खाने पर दांतों में कंपाहट ठंडा पानी पीने की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि पिघलने पर आइसक्रीम दांतों में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। गर्मी में गड़ी सुस्त व सर्दी में तेज हो जाती है, क्योंकि सर्दी में लोले की लंबाई कम हो जाती है। इस कारण से आवर्तकाल घट जाता है। उसमें प्रसार देखें, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो प्रकाश पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाती है, अर्थात तापमान बढ़ने से पदार्थ के अणुओं में मध्य दूरी बढ़ जाती है। उसमें प्रसार का क्रम होता है गैस, द्रव, ठोस। इस प्रकार से ज़्यादा होता है गैस में, द्रव में, उसके बाद कम होता है ठोस में। 3 भागों में बांटा गया है। गैस के रेखीय प्रसार देखें, जब ताप या वस्तु की लंबाई में वृद्धि रेखीय प्रसार कहलाती है। बीटा क्षेत्रीय विस्तार को बीटा कहते हैं। जब समतलीय वस्तु के ताप में वृद्धि के साथ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो इसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार यानी गामा या ताप वृद्धि के साथ आयतन में वृद्धि होती है तो आपके आयतन प्रसार कहलाता है। जो रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 और बराबर बीटा बाई 3, यानी अल्फा बीटा और गामा 1/2 1:2 में रहते हैं। इनका गुणांक संबंध होता है अल्फा बराबर बीटा बटे 2 और बराबर गामा बटे 3। पानी का असमान्य प्रसार, जब जल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जल का आयतन घटने लगता है और तब घनत्व बढ़ने लगता है, तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात इसका आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व घटने लगता है। पानी का असमान्य प्रसार कहलाता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। पानी के असमान्य प्रसार से भरे पाइपों का फट जाना, सर्दी में रात को पानी से भरी पाइपों का फट जाना होता है। ठंडे पदार्थों में तालाबों, झीलों के जम जाने पर भी मछलियों का जीवित रहना ऊष्मीय धारिता है। किसी पिंड की दी गई ऊष्मा का परिणाम ऊष्मा के कारण ताप में जो वृद्धि होती है उसमें ऊष्मा का धारिता उसके अनुपात को उस पिंड की ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऊष्मा गति की क्या होती है? यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध के दर्शाने वाले तथा ऊर्जा के दूसरी ऊर्जा में किसी प्रकार से बदलाव होता है। ऊष्मा गति के शून्य नियम की बात करें, जब 3 वस्तुएं ए वस्तु बी के साथ उसमें प्रसार साम्य में है और बी वस्तु सी के साम्य में है, अर्थात साम्य में हो तो ए और सी के साथ निश्चित रूप से उसमें साम्य में होगी। इस प्रकार देखेंगे ऊष्मा गति के प्रथम नियम ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा प्रवेश के विरुद्ध निकाय द्वारा किए गए कार्य W द्वारा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के प्रयोग के बराबर होती है, यानी कि ऊष्मा इसके अंदर क्या होता है प्रथम नियम के अंदर, इसके अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू और प्रवेश के विरुद्ध निकाय द्वारा किए गए कार्य DW और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है, यानी ऊष्मा है वो आपके DU डेल यू प्लस डेल W के योग के बराबर होती है। इस नियम के द्वारा कार्य अब ऊष्मा के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता है। इस नियम द्वारा कार्य व ऊष्मा के बीच अंतर प्रदर्शित नहीं होता है। इस नियम में स्पष्ट नहीं है कि संपूर्ण ऊर्जा कार्य में परिवर्तित क्यों नहीं हो सकती। और ऊष्मा गति का द्वितीय नियम कहता है उत्क्रमण ताप का नियम, से संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होना संभव नहीं है, तथा ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है नहीं हो सकती है जब तक कि बाह्य ऊर्जा का प्रयोग न किया जाए। प्रशीतक में बाह्य ऊर्जा स्रोत विद्युत मोटर की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वायुमंडल में पहुंचाया जा सकता है। एंट्रोपी देखें, किसी तंत्र की अस्त व्यस्तता के माप को एंट्रोपी कहते हैं। 1850 में वैज्ञानिक क्लासियस ने ऊष्मागतिकी के एक नए अवस्था फलन का प्रस्ताव दिया जिसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का मात्रक जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। मानक एंट्रोपी 298 केल्विन ताप पर वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल शुद्ध पदार्थ को एंट्रोपी को पदार्थ की मानक एंट्रोपी कहा जाता है। इसे डेल एस नोट से व्यक्त किया जाता है। एंट्रोपी बढ़ने के क्रम देखें, ठोस, द्रव और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है। ठोस पदार्थों में अभी कण स्थिर व नियमित अवस्था में उपस्थित होते हैं। द्रव में अभी कणों की गतिशील होने की अवस्था बढ़ती है। गैस में अवस्था और अधिक बढ़ जाती है। गैस की एंट्रोपी सर्वाधिक होती है। कृष्ण पिंड की बात करें, ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेते कृष्ण पिंड कहलाते। किरचॉफ का नियम, यदि सफेद प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग हटा दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होगा। अतः अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। लाल कांच की गेंद गर्म करने पर हरा रंग तथा हरे कांच की गेंद गर्म करने पर लाल रंग उत्सर्जित करती है। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार गैसों के सूक्ष्म कण गैस के पात्र के भीतर निरंतर गतिशील तथा इसके द्वारा किए गए संघटक प्रत्यास्थ होते हैं।
बॉयल के नियम के अनुसार गैसों के लिए समान ताप, समान दाब तथा समान आयतन पर व्युत्क्रम का संबंध दिया जाता है। तो बॉयल कहता है एक पी समानुपाती होता है 1/V यानी पी वी समानुपाती के नियतांक होता है। चार्ल्स का नियम कहता है समान दाब पर गैसों के आयतन व ताप के अनुक्रम व्युत्क्रमानुपात अनुक्रम संबंध होता है। वी समानुपाती टी होता है। चार्ल्स का नियम वी समानुपाती टी यानी V/T यानी बराबर के नियतांक होता है। आदर्श गैस समीकरण PV/RT होती है। अन्य गैसों के मोलों की संख्या है। R सार्वत्रिक नियतांक जिसका मान होता है 8.314 जूल यानी मोल प्रति केल्विन होता है। उसके बाद हम देखें मौसम वस्त्र देखें। ग्रीष्म ऋतु में हम हल्के रंग के सूती वस्त्र धारण करते हैं। वर्षा ऋतु में जल्दी सूख जाने वाले वस्त्र धारण करते हैं। शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका उष्मागतिकी का वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको मेनली ये आपको एक PV/RT ध्यान में रखना। R का सार्वत्रिक नियतांक जिसका मान 8.314 जूल मोल प्रति केल्विन होता है। उसके बाद में ये आपको ध्यान में रखना है बोल्स का नियम क्या कहता है समान ताप दाब तथा आयतन से व्युत्क्रम संबंध होता है यानी P समानुपाती 1/V होता है। समान ताप पर आपका P व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V की। और चार्ल्स का नियम कहता है समान दाब पर गैसों के आयतन समान दाब पर गैसों का आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होता है समानुपाती टी होता है। समान यहाँ पर P आपको दाब को नियत रखना और P अनुपाती टी होता है। और यहाँ पर आपको दाब को नियत रखना और P व्युत्क्रमानुपाती 1/V होता है। इस प्रकार से ये आपका बॉयल चार्ल्स का नियम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।